हेलो एवरीवन। बेटा मैंने पिछली क्लास में दो सैम्पलिंग पढ़ी थी, दो मेथड पढ़े थे सैम्पलिंग के। एक रैंडम के अंदर ही दो पढ़े, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। लास्ट अपना लेक्चर था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, ठीक है। इसमें लास्ट में तुम्हें एक बात बोल के गया था, वो ये बोल के गया था कि स्ट्रेटिफाइड नीचे भी आता है ऊपर भी आता है, ये दो जगह क्यों दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ये बताऊंगा आगे। अब हमने अभी तक जो पढ़ा थोड़ा सा पहले वो देख लेते, फिर उसका राज खोलते अपन कि दो जगह क्यों दिया इसमें, ठीक है। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि जैसे मान लो 1 लाख इनवॉइस है, उसमें से मैंने 100 ले लिए, कोई से भी रैंडमली 100 ले लिए। ये कौन सा मेथड है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सिंपल, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड होता तो 1000 के पहले तो ग्रुप बनते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि 1000 इनवॉइस लेता, इसके मान लो मैं दो ग्रुप बना रहा हूँ, 700 अलग कर रहा हूँ, 300 अलग कर रहा हूँ, क्योंकि 1000 हेट्रोजीनियस है। तो वो एक बड़ी सी टेबल बना के अपन ने समझा था। अभी इतना टाइम नहीं है दोबारा बार वो बनाए, पिछले लेक्चर में टेबल बनाई थी, तो अभी इस लेक्चर में शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो अपन ने 700 अलग किया, 300 अलग किया, हो गया 1000, ठीक है। अब इसमें से अपन सैंपल लेंगे, जैसे यहाँ से अपन ने लिए 100, चलो यहाँ से 200 ले लेते हैं, यहाँ से 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 या 50 कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो और वैसे भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता, ये बात तुम्हें पहले ही बता रखी है अपन ने। मतलब पॉपुलेशन अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है तो सैंपल भी प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता, ठीक है। पॉपुलेशन का सैंपल के ऊपर नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ये पहले ही याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है पॉपुलेशन का सैंपल के ऊपर। इसलिए ऐसे मत बोलना 700 में से 200 ले रहे हो तो 300 में से 100 कैसे ले रहे हो, ये मत बोलना, ठीक है। नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। चलो अब ये ले लिया अपन ने सैंपल, तो ये है पॉपुलेशन, ये है सैंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ऐसे सैंपल लेते हैं ग्रुप बनाकर, यहाँ पर अपन एक साथ जैसे 1000 में से मैंने 100 इनवॉइस सैंपल ले लिए, 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, तुम्हारी मर्जी। अभी मैंने 100 इनवॉइस सैंपल ले लिए। अब 1000 जो इनवॉइस है उसका अमाउंट ऐड होकर 10 लाख हो रहा है, और जो मैंने 100 इनवॉइस लिए उसका अमाउंट मान लो ऐड होकर कितना हो रहा है, 1 लाख हो रहा है। अब 1 लाख मतलब 100 इनवॉइस चेक करना, मतलब कितने रुपए को चेक करना, 1 लाख रुपए के अमाउंट को चेक कर लेना। तो 1 लाख का अमाउंट मैंने चेक कर लिया। चेक करने में स्टेटमेंट मिली 10,000, तो मैं ऐसे बोलूंगा अगर 1 लाख में 10,000 में स्टेटमेंट मिली, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन पॉपुलेशन में करूं तो अगर 1 लाख के सैंपल में 10,000 की स्टेटमेंट हो सकती है, 10,000 रुपए की, तो 10 लाख में कितनी होगी, तो ये 10% है इसका, तो यहाँ पर 10 लाख का 1 लाख हो गया, ठीक है। अब क्या प्रोजेक्शन ऐसे ही होता है क्या, इसमें 10 मिलेगी तो इसमें 1 लाख होगी? नहीं। कैसे होता है फिर? अपन ने दो मेथड पढ़े थे, सॉरी मेथड क्या, अपन ने दो अप्रोच पढ़े थे, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में तुमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के थियरी का यूज करते हो, प्रोबेबिलिटी के लॉ का यूज करते हो, थियरी का यूज करते हो, ठीक है। यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थियरी किसमें? सैंपल के रिजल्ट को इवेल्यूएट करने में, ठीक है, प्रोजेक्शन करने में अपन किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज करते हैं, बात याद रखना, ठीक। तो ये प्रोजेक्शन प्रोबेबिलिटी थियरी से होता है, पूरा काम अपना सिस्टम वगैरह जो होता है अपने पास, एप्लीकेशन वगैरह कुछ होती है, वो पूरा काम कर देता है, ठीक। तो ये तो अपना एक नॉर्मली अपन प्रोबेबिलिटी थियरी का एक बेसिक यूज करें, बिल्कुल बेसिक, और भी चीज कंसीडर ना करें, तो बिल्कुल बेसिक यूज करने में अपन ऐसे बोलेंगे, बेसिक तरीके से यूज करने में बोलेंगे अपन कि 1 लाख में 10,000 की, तो 10 लाख में, ये बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर थोड़े और एडवांस तरीके से करता है, एप्लीकेशन जो होता है वो थोड़ा और एडवांस तरीके से क्या करता है, प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रोजेक्शन समझ गए? अब जब भी वर्ड प्रोजेक्शन आएगा मतलब क्या, कि तुम्हें मिस्टेक मिली सैंपल में, तो तुम देख रहे हो कि सैंपल में इतनी हो सकती है, तो पॉपुलेशन में कितनी होगी, इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन समझ गए ना क्या होता है अभी, ठीक है। अब तो प्रोजेक्शन का अभी अपन सिर्फ बेसिक तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक, मतलब सिंपल वे में समझ रहे प्रोजेक्शन को क्या होता है, सिंपल वे में। अब ये स्ट्रेटिफाइड है, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग था, सीधा 1000 में से 100 इनवॉइस ले लिए, यहाँ पर मैंने 1000 के दो ग्रुप बनाए, 2 में से इनवॉइस लिए। अब क्या करेंगे, इसका जो मिसस्टेटमेंट आएगा, इसमें से जो मिसस्टेटमेंट आएगी और इसमें से जो मिसस्टेटमेंट आएगी, उसका प्रोजेक्शन किस पे होगा, इसका प्रोजेक्शन 700 पे होगा, इसका प्रोजेक्शन इसका 700 पे होगा, और इसका प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन 700 पे और 300 पे। समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? अब प्रोजेक्शन करने के बाद एक अमाउंट आता है, प्रोजेक्शन करने के बाद एक अमाउंट आता है, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो ऐड होकर के मिस स्टेटमेंट कहलाएगा टोटल। समझ में आया? ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप में से सैंपल लेंगे,
सैंपल में मिसस्टेटमेंट मिली तो उसी ग्रुप पे प्रोजेक्शन करेंगे, ओवरऑल पे, ओवरऑल का नहीं करते प्रोजेक्शन एक साथ। लेकिन ओवरऑल मिलके क्या बनता है, ओवरऑल मिलकर, ओवरऑल मिसस्टेटमेंट मिलकर जो प्रोजेक्शन किया ना तुमने प्रोजेक्शन, तो ओवरऑल प्रोजेक्शन मिलकर, यानी कि यहाँ पर प्रोजेक्शन तुमने किया 70,000, यहाँ पर किया 30,000, ये प्रोजेक्शन तुमने कहा भाई यहाँ पर जो मिसस्टेटमेंट मिली उसके हिसाब से 70 होनी चाहिए, यहाँ पर जो मिसस्टेटमेंट मिली उसके हिसाब से इसमें 30 होनी चाहिए, तो 70 और 30 1 लाख क्या कहलाएगा, मिसस्टेटमेंट, टोटल मिसस्टेटमेंट कहलाएगा, ओवरऑल मिसस्टेटमेंट कहलाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये अपन पढ़ चुके थे। अब ये प्रोजेक्शन किससे करते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके स्टैटिस्टिकल में, है ना। तो अपन पढ़े थे स्टैटिस्फाइड को ऊपर आ गया, ये रहा, यहां पढ़े थे, तो यहां लिखा था लाइन, द रिजल्ट ऑफ एपी अप्लाइड टू अ सैंपल, सैंपल पे एपी कर रहे, सैंपल पे एपी कर रहे, ठीक है, विद इन अ स्टेटम कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड टू द आइटम्स दैट मेक अप दैट स्टेटम, उसका प्रोजेक्शन स्टेटम पे ही होगा, जिस स्टेटम पे तुम लोग, जिस स्टेटम की आइटम पे एपी कर रहे हो उसका प्रोजेक्शन उसी स्टेटम पे होगा। फिर बोलता है अब इन ऑर्डर टू ड्रॉ ओपिनियन ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन, अगर पूरी पॉपुलेशन का तुम्हें कंक्लूजन चाहिए, ओपिनियन चाहिए, द ऑर्डर नीड्स टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ ऑल स्टेटम, फिर सारे स्टेटम के रिजल्ट को कंबाइन करेंगे। कंबाइन मतलब यहां से 70 आया, यहां से 30 आया, तो दोनों को कंबाइन करना मतलब ऐड कर देना, जोड़ देना, ठीक है, यानी कि 1 लाख का ओवरऑल स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक। तो नीड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ द स्टेटम टू चेक द पॉसिबल डेविएशन, हाँ, और रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट। देखो एक कमाल की बात बताता हूं, बहुत कमाल की बात, तुम्हें 10,000 तो मिसस्टेटमेंट मिल गई ना, वो तो एक्चुअल है ना, एक्चुअल, हाँ, तुम समझ रहे हो चीजों को, समझ रहे हो, तुम्हें दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें समझने में, ये समझ रहे हो तुम लोग, ये 10,000 का मिसस्टेटमेंट है, हाँ, इसको तुमने प्रोजेक्शन किया इसका, ठीक है, और तुम क्या कह रहे हो कि पॉपुलेशन में 1 लाख मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ये बोल रहे हो ना, तो तुम हो सकती है बोल रहे हो, तो तुम्हें मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क पता पड़ा है यार, एक्चुअल में 1 लाख होगी ये थोड़ी कंफर्म है ना, 1 लाख तो क्या हो सकती है, ठीक, आई बात समझ में, क्योंकि भाई एक्चुअल मिसस्टेटमेंट तो तुम्हें ये पता पड़ी है, इसको तुमने प्रोजेक्ट किया है इसके ऊपर, तो तुम ऐसा गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते हो कि यहाँ 10 की मिली तो यहाँ 1 लाख की होगी, अरे हो सकता है 3 लाख की मिल जाए, फिर ठीक है, तो फिर क्या करें अब जब यहाँ 10,000 की मिली, यहाँ प्रोजेक्शन किया, अब प्रोजेक्शन में हमारे पास ज़्यादा मिसस्टेटमेंट आई, हमें लगा मटेरियल के लेवल से ऊपर जा रहा है, तो फिर चेक करो और ये बात कंफर्म कर लो, ठीक है, हमें लग रहा है यार इतनी कोई मिसस्टेटमेंट मिली नहीं, और पॉपुलेशन में प्रोजेक्शन करने में मटेरियल लेवल से नीचे ही है अपन, तो फिर सारी पॉपुलेशन को चेक मत करो। समझ में आ रहा है काम करने का तरीका? प्रोजेक्शन करने पर मेरे को इतनी कोई खास, पहले तो यहाँ मिसस्टेटमेंट कोई खास मिली नहीं, तो यहाँ मिसस्टेटमेंट कम होगी तो प्रोजेक्शन भी कम ही जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब प्रोजेक्शन कम गया, मैंने देखा मटेरियल लेवल से नीचे है, तो सारी पॉपुलेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल लेवल से ऊपर है, तो फिर मेरा कंक्लूजन गलत ना चला जाए, इसलिए मैं पूरा चेक कर लूँगा और अपने आप को क्या कर लूँगा, सेटिस्फाई कर लूँगा कि हाँ यार मटेरियल लेवल से ऊपर ही है, और अब रिपोर्ट सही नहीं जानी चाहिए, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए, अब क्वालिफाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट जानी चाहिए। समझ गए बात? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, तो दोबारा आते हैं, रिस्क पता पड़ा है, रिस्क, ये रिस्क पता पड़ा है तुम्हें 1 लाख का है ना, तो यही बता रहा है, देखो क्या शानदार बोलता है, जब तुम रिजल्ट को कंबाइन करोगे ना सारे स्टेटम को, तो तुम चेक कर पाओगे टू चेक फॉर इन केस ऑफ टीओसी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन केस ऑफ टीओडी, है ना। ये टीओसी और टीओडी पे लगता है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये दो अप्रोच है जो किस पे लगते हैं, टीओसी और टीओडी। क्या करने की अप्रोच है, ऑब्टेन और इवेल्युएट, ऑब्टेन को सेलेक्ट बोलते हैं, सिलेक्शन के, है ना। समझ में आ रही है तो बात? हाँ, अब जो अप्रोच अपन ने पढ़े थे ऊपर दो, वो सिलेक्शन भी बताते हैं, यानी कि ऑब्टेन करना भी सिखाते हैं और इवेल्युएट करना भी सिखाते हैं, ठीक है, मतलब वो ऑब्टेन में भी हेल्प करते हैं, इवेल्युएट में भी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग ऑब्टेन यानी कि सेलेक्ट करने के क्या पढ़ रहे हैं आज, अभी तक क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेथड पढ़ रहे हैं। मेथड में अपन पढ़ चुके दो,
पहले के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक। अब तुम देखो स्ट्रेटिफाइड यहाँ क्यों आया ऊपर, तो देखो इसने क्या लिखा है, शानदार बात बोलता है। तुमने एक वर्ड पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स? कार पढ़े हो, कार। पॉपुलेशन कैसे होनी चाहिए? सी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए, ए मतलब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, और आर मतलब रिलायबल होनी चाहिए, है ना। वैसे ए का मतलब क्या हुआ करता था? हाँ, एक्यूरेट, है ना। यहाँ पर क्या है? एप्रोप्रिएट, और एक्यूरेसी में रिलायबल में एक्यूरेसी डाल दी है ना। खैर वो अपन को पता है। तो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? कार। कार मतलब कंप्लीट, एप्रोप्रिएट और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कंप्लीट है या नहीं है, होनी चाहिए। ये अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ठीक है, ये सब होने चाहिए उसके अंदर। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर के अंदर, फीचर्स के अंदर क्या आता है कि पॉपुलेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कंप्लीटनेस आता है, एप्रोप्रिएटनेस आता है और रिलायबल आता है, रिलायबिलिटी आता है। ये 3 चीज़ आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और चीज़ आती है क्या? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ये नहीं आता क्या? ये भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, नहीं हुआ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कि पॉपुलेशन होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? ये हुआ ना। हाँ, इस बात की जिक्र हुई क्या ऊपर? इस बात के रेफरेंस ऊपर आया क्या कुछ? नहीं। लेकिन जब सेलेक्ट करने जाते हैं तो अब मेथड यूज करना है, सिलेक्शन का तो मेथड यूज करना है ना। तो मेथड तो सिंपल भी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और स्ट्रेटिफाइड भी है। तो अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस हेट्रोजीनियस काम आएगा नहीं आएगा? आएगा, आएगा ना। अरे होमोजीनियस हो गया तो कौन सा यूज करोगे? सिंपल, और हेट्रोजीनियस होगा तो स्ट्रेटिफाइड। समझ में आई बात? तो ये सिलेक्शन वाले लेवल पे आकर हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंसीडर करना पड़ता है, ये वाला, ठीक है। तो 3 तो पहले ही पढ़ लिए थे, कार, एक रह गया चौथा, ठीक है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, फीचर कहलाता है पॉपुलेशन का, है ना। तो देखो, इन कंसीडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल विल बी ड्रॉन, द ऑडिटर में डिटरमिन द स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इज एप्रोप्रिएट। कौन सा सिलेक्शन एप्रोप्रिएट है? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफिकेशन बढ़िया है, या वैल्यू वेटेड? अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी आ गया, ठीक है। तो चाहो तो लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस भी आ गया। वो तो है ही से कैरेक्टरिस्टिक्स, कार तो, उसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ठीक। तो ये सब अपन पढ़ लिया था अपन ने। वेरिएबिलिटी कम करता है, सैंपल साइज को रिड्यूस करता है, सब हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, ये याद रखना, ये बातें याद रखना। स्ट्रेटिफाइड वेरिएबिलिटी कम भी करता है, साथ में सैंपल साइज रिड्यूस भी करता है। क्योंकि वेरिएबिलिटी कम होगी, तुम हेट्रो से होमो पे आओगे तो जितना ज़्यादा होमोजीनियस होता जाएगा उतने कम सैंपल लेने पड़ेंगे, है ना। नहीं तो बहुत ज़्यादा सैंपल लेने पड़ जाते अगर तुम लोग क्या नहीं करते, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट ना करते, डिवाइड ना करते, ठीक है। कन्वर्ट नहीं, डिवाइड। कन्वर्ट का अलग मीनिंग अलग होता है, ठीक है, डिवाइड करना। अब हमने देखा मॉनेटरी वैल्यू से भी स्ट्रेटिफाइड होता है। जैसे इतने लाख से इतने लाख, इतने लाख से, ऐसे ग्रुप बनाने का तरीका कई तरह का होता है। इनवॉइस के हिसाब से ग्रुप बना लो, अमाउंट के हिसाब से ग्रुप बना लो, ठीक है। चलो, या रिस्क के हिसाब से ग्रेटेस्ट पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, यानी रिस्क के हिसाब से बना लो, यानी कि एजिंग, डेटर के अंदर एजिंग, ठीक है, ज्यादा पुराना डेटर के अंदर ज्यादा रिस्क होता है। ये तुम्हें काम आएगा प्रोविजन के अंदर, ठीक है। प्रोविजन सही बनाया नहीं बनाया। चलो, उसके बाद ये तो हो गया अपना। चलो वापस आते हैं अपने उस पर। समझ में आया ऊपर क्यों लिखा था इसको? इसको ऊपर इसलिए लिखा, कहां पर दे, कहां पर दे, हाँ देखो हेडिंग क्या थी, हेडिंग देख लो क्या है, सैंपल डिजाइन। और डिजाइन का मतलब समझाया था क्या होता है। जब कोई घर बनाता है तो पहले घर का डिजाइन बनाता है, नक्शा बनाता है कि भाई ऐसा ऐसा चाहिए। ये डिजाइन हमेशा सामने वाले के पर्पस को पूरा करता है ना। डिजाइन बनता है घर के सामने वाले के पर्पस को पूरा करने के लिए, क्योंकि घर का डिजाइन जैसा बनाओगे वैसे तुम्हारा घर बनेगा, ठीक है। और डिजाइन के अंदर तुम डिजाइन ऐसी बनवाते हो कि जिससे तुम्हारा जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है घर का, वो पूरा हो। तुम जो चीज़ जहाँ पर चाहते हो वो वहाँ मिले तुम्हें, ठीक है। और हर पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है, इसलिए नक्शा भी घर का अलग अलग होता है ना। तो डिजाइन का मतलब होता है, अभी डिजाइन मतलब प्लानिंग वाला टाइम, जब प्लानिंग चल रही है अभी, तो सैंपल डिजाइन का मतलब होता है प्लानिंग वाला टाइम,
ठीक है। तो प्लानिंग वाले टाइम पे ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर किया जाता है। ये अपन ने पढ़ा ना ऊपर, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं अपन डिजाइन के अंदर। ये रहा नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये कहा है कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एविडेंस, और ये पूरा अपन ने पढ़ा नीचे। ये आया अपना कहा है ऑडिटर परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस टू ऑब्टेन दैट एविडेंस दैट द पॉपुलेशन, जिसमें से लेंगे अपन क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना। तो कंसीडर करने में ये भी करते हैं। ये क्या होमोजीनियस है या हेटेरोजीनियस, ये भी देखते हैं अपन। कौन सा मेथड यूज करें वो भी देखते हैं अपन, ये डिजाइन में ही देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलो अब आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पढ़ेंगे। रैंडम हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग दूसरा नाम दिया है इसका इंटरवल सैम्पलिंग। कितने बड़े वाले वहां तो लिखते नहीं है हेडिंग में। ठीक है, तो जो चार्ट बना हुआ है ना वहां लिख लेना, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को इंटरवल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। करें स्टार्ट। नाम देखो क्या, सिस्टमैटिक है ना, मतलब एक सिस्टम से चलेंगे अपन। ठीक, अब समझना सिस्टम काम क्या करता है। सिस्टम हमें एक फॉर्मेट देता है जिसको अपन को ऐसे कैसे एज इट इज फॉलो करना होता है, ऐसा बराबर चलना होता है। ठीक है, इधर उधर नहीं होते है ना। तुम्हें सिस्टम समझ में आएगा सिस्टम होता क्या है। वैसे तुम सिस्टम समझते भी हो है ना, बिग बॉस देख देख के तुम लोग सिस्टम समझ चुके हो। चलो अब ध्यान से सुनना, सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा कि जैसे एग्जांपल के हिसाब से अपन लेते हैं, आज मान लो पॉपुलेशन है 1000 की। ठीक है, 1000 की। मुझे सैंपल सेलेक्ट करना है, सैंपल साइज ही होता है ना। ठीक है, ये 100 क्या है, 100 इनवॉइस सैंपल साइज। ठीक है, अब जब हम 100 इनवॉइस लेते हैं तो जब मेरे हाथ में वो 100 इनवॉइस आ जाएंगे 1000 में से कोई से भी 100 जो मैं लेना चाहता हूँ, तो फिर वो सैंपल कहलाएगा। मेरे हाथ में सैंपल आ गया है ना। तो 100 तो क्या है, सैंपल है ना। चलो अब सैंपल साइज रखना है मान लो मेरे को 50। ठीक, 50 रखना है। कितना हुआ, क्या आया, 200 आया डिवाइड करने पे। सॉरी 200 क्या, अरे हाँ मेरे को पता है बेटा, 20। और देख 200 सुनाई दिया था, मैं गलती से 200 लिख, 20 आया, 20 आ गया। ठीक, अब 20 कहलाएगा इंटरवल कहलाएगा। इंटरवल पता है ये क्या होता है, 20 के गैप से आगे बढ़ना है ना। इंटरवल यही हुआ ना भाई, अभी मैं यहाँ हूँ तो 20 के गैप से आगे बढ़ूंगा, ये इंटरवल। यहाँ रहा ही नहीं मैं बीच में। ठीक है, मतलब बीच में क्या हो रहा है उसको देखना ही नहीं है। 30 हो गए, कोई बात। ये यहाँ हूँ मैं, ये यहाँ ऐसे हूँ, अब मैं ये यहाँ आया। ठीक है, तो तुम समझ गए इंटरवल मतलब क्या होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास 1000 बिल है, 1000। अब तुम समझ लो एक फाइल है मेरे हाथ में, फाइल, उस फाइल में 1000 बिल लगे हुए। ठीक है, और गिनती लिखिए 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखी हुई। अब मैं 1 से अब इंटरवल कितना आया, 20 आया ना। हाँ, तो सुनना, ध्यान से सुनना बहुत आराम से। पहला इनवॉइस है फर्स्ट, ये इनवॉइस है, गिनती है इनवॉइस की, नंबर ऑफ इनवॉइस पे लिखा हुआ है 1 2 3 ऐसे 20 तक के इनवॉइस। तो जो शुरू के 1 से लेके 20 तक के इनवॉइस है, उसमें से एक कोई सा भी इनवॉइस उठा लूंगा, कोई सा भी, जो भी नंबर मेरे को अच्छा लगता है। मान लो मेरे को 7 थाला 7 अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे 1 से लेके 20 तक में 7 अच्छा लगता है, 7। ठीक है, मैं पैदा भी 7 को ही हुआ था और महीना भी 7 ही था। थाला फॉर अ रीजन, कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो ये 7 मेरा फेवरेट नंबर मैंने उठा लिया मान लो। अब मैं क्या करूंगा, पहला बिल अगर मैंने 7 उठा लिया 7, तो अब सिस्टमेटिक चलना है मेरे को इंटरवल फॉलो करते हुए, है ना। तो अब दूसरा बिल बताओ कौन सा उठाऊंगा मैं, कौन सा उठाऊंगा, 20 का इंटरवल रखना है। तो दूसरा बिल उठाऊंगा मैं
27। तीसरा बिल उठाऊंगा मैं, चौथा बिल उठाऊंगा मैं 20-20 के गैप में। मैंने कहा ना, जो बिल मैंने उठा लिया उसके बाद के 20 को तो देखना ही नहीं है। इंटरवल का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है। तो बीच में इंटरवल आएगा सीधा, मतलब अब सीधा 20 का इंटरवल लेकर उसके बाद वाला बिल उठाना, समझ गए। यानी अगर तुम्हें पहला बिल 7 उठाया, 7 उठा लिया पहला, अब कैलसी में 7 लिखो, फिर अब करते रहो +20 +20 +20 +20 दबाते रहो बार बार कैलसी में। अब जो भी आता रहे कंटिन्यू लेते रहो, 7 27 47 67, ये 7 वो 7, जितने भी 7। 67 के बाद क्या आएगा 87। चलो अगर मान लो मैंने पहला बिल 17 उठाया होता, 70, ठीक है पहला बिल, तो दूसरा बताओ कौन सा उठा था 37। बस 20 का गैप रखना है, ठीक है। कौन से समझ में आया? हाँ, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर पॉपुलेशन 1000 है, 1000 फाइल है मेरे हाथ में, उस फाइल में कितने बिल लगे हुए 1000। अगर मेरे को लेना है सैंपल 20, तो ये है पॉपुलेशन और ये है सैंपल साइज, मेरे को 20 की लेना है। इंटरवल कितना आया 50 का इंटरवल है। इंटरवल का फॉर्मूला समझ गए क्या होता है? इंटरवल इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइड बाई, सही बात है ना, सैंपल साइज और पॉपुलेशन इंटरवल डिटरमिन करता है। तो तुम्हारा जो भी सैंपल साइज रहेगा ना वो इंटरवल डिटरमिन करेगा। सैंपल साइज अगर तुम लोग वो फॉलो कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग फॉलो कर रहे हो, तो उसमें सैंपल साइज तुम्हारा एप्लीकेशन वगैरह तुम्हारे पास कुछ है सॉफ्टवेयर वगैरह तो बता देता है ना, किसका यूज करके, और प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल लॉ वगैरह का यूज करके, ठीक है। मतलब तुम्हारा रिस्क कितना है, ये सारी चीजें तुमसे मांगेगा इन्फॉर्मेशन और बता देगा। सैंपल साइज की बात अपन बहुत डिटेल में कर चुके हैं पहले, ठीक है। अब जो भी तुम्हारा सैंपल साइज रहेगा वो तुम्हारा क्या बता देगा, इंटरवल बता देगा, समझ गए। पॉपुलेशन थोड़ी पता करना होता है, पॉपुलेशन तो अपने सामने ही होती है, 1000 है या 10,000 बिल है, कितने बिल है, बिल तो पता ही होता है मन को, ठीक है। और वैसे बिल पे नंबर भी लिखा होता है, ठीक। चलो 50 का इंटरवल आया, मुझे बताओ पहला नंबर कौन सा लूं, कौन सा भी ले सकता हूं, उसकी रेंज क्या है, रेंज कहां से कहां तक मैं ले सकता हूं। हाँ 1 to 50 में कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी 25 ले सकता हूं, 36 47, चलो 25 ले लिया अगर, तो दूसरा कौन सा लूंगा फिर 75 लूंगा। अभी समझ में आ गई बात, 50 जोड़ते रहना है बस मेरे को बार बार। इंटरवल का मतलब ये 50 जोड़ के आगे बढ़ो, 50 जोड़ के आगे बढ़ो, 50 तक देखो ही मत बीच में क्या आ रहा है, समझ गए बात। अब तुम्हें इंटरवल और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग समझ में आती है। पूरा खत्म थोड़ी हुआ है, बता रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ। अब मैंने तुम्हें हमेशा एक बात बोली है, एक बेस बोला है, सैम्पलिंग के अंदर एक बेस होता है, सैम्पलिंग का बेसिक होता है, वो याद रखना, कभी मत भूलना। वो क्या होता है, 2 चीज़ हमेशा अवॉइड करनी होती है, 2 चीज़ बहुत खराब होती है सैम्पलिंग के अंदर। कौन कौन सी जो चीज़ याद है? वेरी गुड। और पीपी, एक पैटर्न और एक पर्सनल बायस, ये खराब होता है। कोई पैटर्न भी नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूं कि मेरा फेवरेट नंबर 7 है, मैं 7 को सेलेक्ट करूंगा, तो पर्सनल बायस आ गया, ठीक है। याद रखना, बेसिक है ये बात, बेसिक 2 चीज तुम्हें अवॉइड करना ही करना है सैम्पलिंग के अंदर, पर्सनल बायस और पैटर्न। तुम्हारा बायस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा दिमाग के हिसाब से तुमने सोच करके कोई चीज सोच ली ना, अगर तुमने सोची कि मेरे को ये लेना है, या सोच लिया तुमने और दिमाग में उसका रीजन आ गया तुम्हारे कि तुम ये क्यों ले रहे हो, रीजन आते ही बायस कहलाता है, खत्म, आगे हो गई बात। तुमने कोई चीज, जैसे अभी तुम आ रहे हो, तुमने बहुत सारी चीजें यहाँ रखी हुई है, तो तुम ऐसे आए, आते ही ऐसे कुछ भी उठा लिया, पर्सनल बायस आ गया नहीं। लेकिन तुम आए, तुमने सारी चीजें जो रखी हुई है यहाँ पर उसको देखा, ठीक है, देख करके तुमने उठाते वक्त ये सोच लिया कि तुम क्यों ले रहे हो, ये सोच लिया, ये सोच आ गई, रीजन आ गया, रीजन दिमाग में एक बार रीजन आ गया सेलेक्ट करने का, तो पर्सनल बायस आ गया। पर्सनल बायस बहुत बारीक चीज होती है, इसका एक्सप्लेनेशन ये लोग बुक वाले देते ही नहीं है हमको, ये सिर्फ पर्सनल बायस बोलते हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है। एक बार चीज उठाने से पहले, बच्चे सेलेक्ट करने से पहले मैं ऐसे देख रहा हूँ और मैंने कहा यार किसको लो इनमें से, मैंने कहा बेटा तू आ जा, फिर ऐसे देख कर मैं तू आ जा, यहाँ से इसको ले लिया, यहाँ से ऐसे सोच करके, और सोचने में कोई रीजन आ गया मेरे दिमाग में,
है ना। अब मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच करके ले रहा हूँ, तो पर्सनल बायस। और अगर मैं ऐसे क्लास में आने लगा तू आजा तू आजा तू आजा यहाँ से, ये कोई रीजन, बिना रीजन का कोई रीजन नहीं है, तो यहाँ पर्सनल बायस भी, जजमेंट भी, समझ गए बात, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि पर्सनल बायस और पैटर्न बहुत काम आएंगे आगे, पूरा इसमें सैम्पलिंग में ही काम आएंगे। जब से स्टार्टिंग करी थी तब से ये पढ़ रहे हैं। पर्सनल बायस रैंडम सैम्पलिंग के अंदर याद रखो, पर्सनल बायस और क्या नहीं होना चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कौन सा यूज करने को बोला, रैंडम नंबर जनरेटर या टेबल ऑफ रैंडम नंबर। अब रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है, वो तो जनरेटर है, वो तो तुम जनरेट पर क्लिक करते चले जाओगे तो नंबर आते जाएंगे, तो तुम्हारा कुछ रीजन है ही नहीं, कुछ सेलेक्ट करने के पीछे रीजन है ही नहीं, है ना। तो पर्सनल बायस आया क्या, नहीं। लेकिन तुम तुम्हारे हिसाब से सेलेक्ट करने जाओ तो क्या आ जाएगा, पर्सनल बायस आ जाएगा। इसलिए बोला है तुम मत सेलेक्ट करो, या तुम लॉटरी सिस्टम फॉलो कर लो, वो ड्रम वाला पर्ची डाल के निकालने वाला, मगर वो बहुत भारी पड़ता है। पर्ची बनाओगे बैठ करके 1000, नहीं ना, तो फिर क्या करो, टेबल ऑफ रैंडम नंबर ले लो, कोई सी भी रो सेलेक्ट करके शुरू हो जाओ, या फिर रैंडम नंबर जनरेटर ले लो। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट है आज के टाइम में रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो ये हो गई बात। और रैंडम नंबर जनरेटर पता है क्या होता है, जब तुम तुम्हारे एप्लीकेशन खरीदते हो ना, ऑडिटर जो अपनी एप्लीकेशन परचेस करता है, जो सब में हेल्प करता है उसको सैम्पलिंग में, उसके अंदर ही होता है रैंडम नंबर जनरेटर, ठीक है। नहीं, ऑडिटर की अलग एप्लीकेशन होती है जो ऑडिट के अंदर कई चीज़ों में हेल्प करती है उसको, जैसे एक सैंपल लेने में हेल्प करती है। अरे अपन ने पढ़ा ना आइडिया और वो ACL, ठीक है। तो ये आइडिया वगैरह जो होते हैं, ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कई कामों में हेल्प करती है। कामों की लिस्ट नीचे बनी हुई थी, रिकैलकुलेशन, ये वो सब बता रखा था उसके, उसमें ये एक था सैंपल सेलेक्ट करने में हेल्प करती है। चैप्टर नंबर 3 में तुम्हें पता ही होगा, तुम तो पढ़ के आए हो, है ना, ठीक है। चलो, कैड बोलते हैं या कार्ड बोलते हैं, CAAT। चलो यहाँ आते हैं वापस दोबारा, इंटरवल सैम्पलिंग समझ गए सारे बच्चे क्या होता है। हाँ, तो पहला नंबर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ 7, ये तो पर्सनल बायस आ गया, मेरा फेवरेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या करूंगा, रैंडम नंबर जनरेटर खोलूंगा, उसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 20 लिख दूंगा, 1 और 20 लिख दूंगा। 120 लिखने के बाद जनरेट दबा दूंगा। अब उसने जो भी नंबर दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया, जो भी उसने दिया वो नंबर ले लूंगा। जैसे उसने 12 दिया तो पहला नंबर ले लूंगा 12, 12 + 20 32, 32, दूसरा नंबर 30। इससे क्या होगा, पर्सनल बायस नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पहला नंबर कैसे सेलेक्ट करूं, रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करके, है ना। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं। जब रैंडम नंबर जनरेटर यूज करूंगा तो 1 से लेकर 20 तक के हर नंबर के सेलेक्ट होने के चांस क्या बन जाएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इक्वल बन जाए, इक्वल ही होने चाहिए हमेशा, नहीं तो भेदभाव होती है तो दिक्कत आ जाती है। आ जाओ, पार्शियलिटी आ जाती है। चलो, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव सैम्पलिंग इंटरवल का फॉर्मूला। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, बेटा पॉपुलेशन है 1000 की, तो 1000 हर एक यूनिट हो, 1000 जो है वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है। सैम्पलिंग यूनिट मिलकर क्या बनती है, यार रखना, सैंपल नहीं बनती, ये बहुत गलत सोच है। तुम्हें लगता है कि सैंपल के अंदर जो यूनिट है वो सैम्पलिंग यूनिट कहलाती है, नहीं, पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट है वो कहलाती है सैम्पलिंग यूनिट। अरे क्योंकि सैंपल में वो जाएगी ना, ठीक है, सैंपल के अंदर की यूनिट सैम्पलिंग यूनिट नहीं कहलाती, अरे वो होती है सैम्पलिंग यूनिट, मगर सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं पॉपुलेशन के अंदर की। यानी 1000 को बोलेंगे, तुमसे पूछ रहे पॉपुलेशन है 1000, सैंपल लिए 100, बताओ सैम्पलिंग यूनिट कितनी है, तुम 100 मत लिख कर आ जाना, 1000 लिखना, सैम्पलिंग यूनिट 1000 है। पॉपुलेशन के अंदर जो भी यूनिट होती है, जैसे पॉपुलेशन इनवॉइस की है, किसकी है, इनवॉइस की, तो हर एक इनवॉइस एक सैम्पलिंग यूनिट कहलाएगा, और सारे इनवॉइस सारी सैम्पलिंग यूनिट मिलकर क्या बनेगी, हाँ, तो जब वो 1000 होगी, जब मैं 1000 बोलूंगा तो 1000 के साथ वर्ड यूज करूंगा पॉपुलेशन, क्या समझिए बात, सैम्पलिंग यूनिट समझते हो ना। अब उसमें से मैंने 100 बिल लिए, वो 100 सैम्पलिंग यूनिट नहीं कहलाएगी, 1000 कहलाएगी सैम्पलिंग यूनिट, तो ठीक है। क्यों कहलाएगी 1000 सैम्पलिंग यूनिट, क्योंकि उन सबके चांस है सैंपल में आने के चांस सबके हैं, ठीक है। तो सब क्या कहलाएगी, सैम्पलिंग यूनिट, और सैम्पलिंग यूनिट मिलकर क्या बनती है, पॉपुलेशन या सैंपल, वेरी गुड। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की बात कर रहा है, यानी 1000 की बात कर रहा है। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट यानी कि 1000 इन द पॉपुलेशन, अपने एग्जाम्पल में 1000, इज डिवाइडेड बाय द, अपने एग्जाम्पल में 100, कितना 100 था, 50 है ना, 50 से डिवाइड करने में 20 आया था, 50, वो तुम्हें सैम्पलिंग इंटरवल देगा, ये घर में बैठ के पढ़ लेना,
सिर्फ रीड कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50 एंड हैविंग डिटरमिन अ स्टार्टिंग पॉइंट विद इन द फर्स्ट 50 ईच 50 सिंबल देयरआफ्टर सेलेक्टेड ऑल्दो द स्टार्टिंग पॉइंट मे बी डिटरमिन हैवाजार्डली। अब हैवाजार्ड सैम्पलिंग अपने आप में एक मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया है, अब मैं समझाऊंगा इसको तो मुझे हैवाजार्ड समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ये समझा दिया तो। यहाँ पर चलो खैर बढ़ते आगे। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे सेलेक्ट करना है? हैवाजार्डली, ठीक है। अब हैवाजार्डली समझा देता हूँ अभी शॉर्ट में, आगे तो पूरा मेथड ही पढ़ेंगे इसका। हैवाजार्डली का मतलब होता है, अभी बोला ना मैं तुम्हें, मेरे सामने इतनी सारी चीजें पड़ी है, मैं आया मैंने ऐसे कोई से भी उठा लिया, ऐसे बिना जजमेंट, बिना सेलेक्ट करने के लिए मेरे दिमाग में कोई रीजन नहीं आया, तो हैवाजार्डली। समझ गए हैवाजार्डली क्या होता है? हाँ, ऐसे ही कुछ भी अनशन में ऐसे कुछ भी उठा लिया मैंने, कोई दिमाग में कोई चीज़ आई नहीं, ठीक, उसे हैवाजार्डली बोलते। तुम में से मेरे को 4 बच्चे लेने में ऐसे रैंडमली आज तू आजा, कोई भी आ जाओ, ऐसे 5 बच्चे, हैवाजार्डली हो, ठीक है। तो या तो हैवाजार्डली ले लो कुछ भी, क्योंकि हैवाजार्डली में क्या नहीं आता? पर्सनल बायस नहीं आता। द सैंपल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम, अगर तुम उसको बहुत ज्यादा रैंडम बनाना चाह रहे हो, इफ इट इज डिटरमिन बाय यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रैंडम नंबर जनरेटर। सबसे अच्छा कब माना जाएगा वो? जब तुम किसका यूज करो? जरूरी है क्या पहला बिल रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करके लिए? नहीं, हैवाजार्डली कोई सा भी ले सकते हो। हैवाजार्डली का एक तरीका और बताता हूं मैं तुम्हें। मेरे को एक बुक दो तो ऑडिट की, सपोज करो ये बिल है ना, ये बिल है, कर दूं बंद, खोल लेगी ना फिर वापस, ये बिल है, तो मैंने ऐसे करके बस ये उठा लिया बिल, हैवाजार्डली हुआ ना। मैंने ऐसे किया और ये वाला जो भी आया हाथ में वो उठा लिया, ठीक है। बच्चे ने ऐसे बुक ली और खोल दे, कोई भी आया पर पेज आया, ये आया एक्सटर्नल इंटरनल एविडेंस एक्सटर्नल, पढ़ने बैठ गया, कैसे पढ़ रहा है? हैवाजार्डली पढ़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल रफ तरीके से। ऐसे पढ़ाई करते क्या अपन? हाँ बिना प्लानिंग के तो ऐसे करते हो। तुम्हारा हैवाजार्डली थोड़ा ऐसा होता है कि यार ये आए ना तो मतलब 4 से चैप्टर नंबर 4 से स्टार्टिंग से पढ़ना है, इतना सा होता है। देखो सिस्टमेटिक तरीके से तुम तब पढ़ोगे जब तुम पहले ही बता दो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। तुम घर पे जाकर डिसाइड कर रहे हो बुक उठाकर कि जो हाथ में आ गई बुक, यार कौन सी बुक है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सारी बुक देखकर, यार अभी कौन सी उठाओ, पहले कौन सा उठाओ, सोच रहा है। ऐसा तुम में से कोई सोचता हो अगर कि घर पे जाके ऐसे बुक पढ़ी, तुम सोच रहे हो यार कौन सा पढ़ूं, पहले ऑडिट लूं क्या? नहीं, कॉस्टिंग, यार यही कर लेता हूँ। अबे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। तुम्हारा हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, ये टाइम पे ये पढ़ना है, ये टाइम पे ये पढ़ना है। अगर ऐसे तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है यार ये वाला टाइम इसका है, ऑडिट का है, ये वाला टाइम कॉस्टिंग का है, तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, ठीक है। और ऐसे जो बच्चा सोच रहा है अभी जो मैंने बताया, भगवान उसका भला करे, मैं चाहता हूँ भगवान उसको पास कर दे, अच्छे नंबर से पास ही हो बच्चा, मगर ऐसे नहीं पढ़ते, ठीक है। आ जाओ दोबारा यहाँ पे। हाँ, फर्क है ना। अरे रैंडम के अंदर रैंडम तुम्हें कोई मेथड यूज करने, कोई तरीका यूज करने का बोलता है। जैसे देखो रैंडम क्या होता है, रैंडम और हैवाजार्डली में फर्क समझाता हूं। बच्चा बोल रहा है रैंडम और हैवाजार्डली में क्या फर्क है? हैवाजार्डली जाता तो किसकी तरफ है? रैंडम की तरफ ही जाता है। बट जो मेथड तुमने पढ़ा रैंडम वाला, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो तुमने पढ़ा, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेटा क्या होता है, वो ऐसे बोलता है कि रैंडमली किसी को भी ले लो, मगर लेने के लिए कोई भी 3 तरीके का यूज करो। वो लॉटरी मेथड, ड्रम वाला, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, या कंप्यूटराइज कोई भी एप्लीकेशन का यूज कर लो, जैसे रैंडम नंबर जनरेटर हुआ, ठीक है। कंप्यूटराइज कोई सी भी एप्लीकेशन का यूज कर लो, जैसे रैंडम नंबर जनरेटर हुआ। ऐसे ही लो रैंडम सैंपल, ऐसे नहीं लोगे और तुम्हारे हिसाब से कुछ भी ले लोगे तो इन लोगों ने कहा कि फिर हम उसको रैंडम नाम नहीं देंगे, फिर हम उसको कौन सी सैम्पलिंग बोलेंगे? हैवाजार्ड सैम्पलिंग। मैं अभी इसको पढ़ा के सीधा हैवाजार्ड ही ले लूंगा, ठीक है, बीच के अपन बाद में पढ़ लेंगे। समझ गए अभी हैवाजार्ड और रैंडम में फर्क क्या है? रैंडम तुम्हें एक कोई सिस्टमेटिक तरीका यूज करने का बोलता है, ठीक है। अभी क्या होगा, तुमने अगर हैवाजार्ड लिया, हैवाजार्ड यूज किया, ठीक, तो क्या तुम ये बात प्रूफ कर सकते हो किसी को? मतलब कोई तुमसे ऐसे बोले, तुमने अभी हैवाजार्ड सैम्पलिंग यूज करी, तो कोई तुमसे ऐसे बोले कि तुमने सैंपल लिया है, पर्सनल बायस है तेरा, ठीक है, तो तुमने ऐसे कहा कि नहीं पर्सनल बायस है ही नहीं। उसने कहा कैसे नहीं है? तुमने कहा मैं तो ऐसे ही कुछ भी ऐसे कर रहा था, पेज ले लिया, तो बोला मैं कैसे मानूं? अगर मान लो तुमने टेबल ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर का यूज किया होता, सॉरी टेबल ऑफ रैंडम नंबर का यूज किया होता,
तो तुम उसको रैंडम नंबर टेबल लेते, उसको बता देते कि ये वाली रो सेलेक्ट की है, ऐसे कोई भी रो सेलेक्ट कर ली, रो कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो। सर रो सेलेक्ट करने में पर्सनल बायस तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे उस रो में नंबर ही ऐसे लिखे जो तुम्हें पता ही नहीं क्या है, तुम सारे नंबर देखकर थोड़ी रो सेलेक्ट कर रहे हो, रो तो कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, रो में नंबर थोड़ी पता है तुम्हें, तुम्हें नंबर पता पड़ जाए और तुम नंबर के बारे में सोच करके लो तो अलग बात है। खैर टेबल ऑफ रैंडम नंबर पे कभी तुमसे कोई उंगली, तुम पे कोई उंगली नहीं उठाया, टेबल ऑफ रैंडम नंबर यूज किया। तो टेबल ऑफ रैंडम नंबर यूज करोगे तो प्रूफ दे सकते हो, हाँ। लॉटरी मेथड यूज करोगे तो प्रूफ दे सकते हो, हाँ। और अगर मान लो ये जनरेटर यूज करोगे तो प्रूफ दे सकते हो, हाँ। लेकिन हैफाजार्ड में प्रूफ दे सकते हो, जबकि हैफाजार्ड में पर्सनल बायस है क्या, नहीं है ना, लेकिन इसका प्रूफ दे सकते हो क्या? समझ गए बात, फर्क समझ में आ रहा है सिंपल में और हैफाजार्ड में क्या है? हैफाजार्ड भी किसकी तरफ जाता है, रैंडम की तरफ ही जाता है, लेकिन सिंपल के अंदर कोई टेक्निक का यूज कर किया जाता है। अभी ये हो गई टेक्निक, मेथड के अंदर अब क्या गई, टेक्निक आ गई, समझ गए बात। तो एक था टेक्निक का यूज करना और एक था विदाउट टेक्निक। विदाउट टेक्निक अनशन कुछ भी कर रहे हो भाई साहब, कुछ भी ले लिया, आई बात समझ में, ठीक। चलो ये बोलता है व्हेन यूजिंग सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑडिटर वुड नीड टू डिटरमिन दैट सैम्पलिंग यूनिट आर नॉट स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट द सैम्पलिंग इंटरवल करेस्पॉन्ड विद अ पर्टिकुलर, हाँ। अब पैटर्न तो रह ही गया, पर्सनल बायस तो हटा ही दिया बनने। पर्सनल बायस कैसे हटाया, हैफाजार्ड या रैंडम ले लो, है ना, मतलब 7 जो लेना है, 7 स्टार्टिंग पॉइंट जो लेना है वो किससे लो, रैंडम नंबर जनरेटर या हैफाजार्ड से ले लो, है ना। इससे क्या हट गया, अब क्या बचा, पैटर्न बचा। अब पैटर्न क्या होता है वो समझ लो, मतलब मान लो कि अगर हम जो सेल्स चेक कर रहे हैं उसके अंदर हमारी जो 2 अलग अलग ब्रांच है, तो उसमें ऐसे होता है कि पहले 100 बिल ब्रांच ए के है, ठीक है, दूसरे 100 बिल ब्रांच बी के, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में समझो, इस वाले में मेरे एग्जाम्पल में समझो, ये अपना एग्जाम्पल है, ठीक। तो अपने एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मैंने लिया, यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास आया 12, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, तीसरा नंबर क्या आएगा, चौथा, ये आया, ठीक। अब समझो कि पहले 10 बिल ए बनाता है ब्रांच ए, या 10 तक के बिल का जिम्मेदारी एक सेल मैनेजर है, ए की होती है। फिर ए के बाद दूसरे 10 बिल की जिम्मेदारी मैनेजर बी की होती है, फिर ए की, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की, 21 से 21। अब तुमने लिया 12, भाई ये क्या है, ये क्या है, अपने यहाँ पर जो काम चलता है ना उसके वहाँ पर, तो ये समझ लो या तो ब्रांच ले लो या फिर पर्सन ले लो, सेल पर्सन ले लो, ठीक है। तो जो सेल पर्सनल है उसमें से 1 से 10 तक की बिल ए बनाता है, फिर उसके बाद की सेल बी लेता है 11 से 20 तक की, उसके बाद की सेल फिर ए लेता है, फिर बी लेता है, फिर ए लेता है, फिर बी लेता है, ऐसे चलता है। अब तुमने 12 लिया, किसकी सेल आई, 32, 52, और मान लो मक्कार तो ए है, ए तो बच गया। तो एक बात याद रखो, ये ऐसे कह रहा है, एक बात याद रखो, ये जो तुम यूज कर रहे हो ना इंटरवल सिस्टमेटिक सैम्पलिंग तुम यूज कर रहे हो, तो वो सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न के साथ ना हो जाए, करेस्पॉन्ड मतलब पैरेलल ना हो जाए उसके, मतलब अपना तरीका और उनका पैटर्न अगर मैच कर गया तो भी चक्कर बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं सिस्टमेटिक यूज करने की मैंने सोची है कि मैं सिस्टमेटिक यूज करूंगा, और कोइंसिडेंटली, ऐसे मेरे को ध्यान नहीं था ऐसा होगा, एक कोइंसिडेंटली हो क्या रहा है कि जो बिल मैं ले रहा हूं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक पैटर्न चल रहा है बिल बनाने का, यहां से आता का ए बनाता है, यहां से आता का बी बनाता है, तो सारे बिल मेरे पास बी के आ रहे हैं, ए के आ ही नहीं रहे, और ए मान लो सबसे बड़ा मक्कार हो, फ्रॉड हो, ठीक है, तो सारी कमी किसमें मिलेगी, ए में, और बी मान लो बहुत ईमानदार आदमी है, चक्कर बढ़ गया, ठीक है, तो फ्रॉड अपने हाथ से चला गया। तो ये कह रहा है थोड़ा सा ध्यान रखो पैटर्न का, मतलब तुम्हारा तरीका
ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न को करेस्पॉन्ड ना कर जाए। समझ गए बात? भैया ये लोग चाहते हैं कि एक छोटी से छोटी मिस्टेक भी ना रहे तुमसे, तुम काम करो तो ईमानदारी, कितनी ईमानदारी का कहाँ तक पहुँच जाते हैं यार लेवल, ये देखो इनका, और अपन बेईमानी के लेवल तक पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते। आ जाओ, व्हेन यूजिंग सिस्टमेटिक सिलेक्शन ऑडिटर वुड नीड टू डिटरमिन दैट द सैम्पलिंग यूनिट, ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा, एक काम और बढ़ गया ये यूज करने में। समझो बात को, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग यूज करने में तुम्हारा एक काम और बढ़ गया। अब तुम ये चेक कर लो कि आर नोड स्ट्रक्चर, तुम्हारी सैम्पलिंग यूनिट जो पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स होती है वो, यानी कि 1000 बिल, ठीक है, आर नोट स्ट्रक्चर सच अ वे दैट द सैम्पलिंग इंटरवल करेस्पॉन्ड विद अ पर्टिकुलर, हाँ, इन द पॉपुलेशन। हमारा सिलेक्शन पॉपुलेशन के पैटर्न को करेस्पॉन्ड, यानी कि मीट ना करे उसको, ठीक है, उसके करेस्पॉन्ड हो गया तो गए काम से, ठीक, उसको मीट कर गया, उसके जैसा बन गया तो फिर गए काम से। तो ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, घर पे बैठ के पढ़ लेना, ठीक है, वो सेम जो अपन ने पढ़ा 100 सेल वाला। हाँ, अगर सिर्फ इतना इंटरवल के बारे में पूछ लिया और नंबर थोड़े ज़्यादा आ गए, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर में दे दिया, ठीक है, तो तुम कितना लिखोगे? तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लिखकर अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अरे एग्जाम्पल रटना नहीं होता वैसे भी यार, तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, मैंने जो तुम्हें बताया वो लिख के आ जाओ, खत्म हो गई बात। इसको रटना थोड़ी, इसको थोड़ी पढ़ के इसे याद रखना है। अरे एग्जाम्पल तो क्या होता है, आज अगर बच्चे को टॉपिक समझा दिया गया तो बच्चा खुद ही बना लेगा। आज जब मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे इंटरवल ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, तो तुम लोग इंटरवल का फॉर्मूला लिख के आ सकते हो एग्जाम में, साथ में तुम लोग फिगर लेकर और इंटरवल को तुम लोग अमाउंट से बता सकते हो। वहाँ पर क्या फिगर लोगे? कुछ भी ले लो, कोई 1000 बिल ले रहा है पॉपुलेशन, कोई 10,000 ले रहा है, सैंपल साइज कुछ भी ले रहा है बच्चा, कोई 100 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया, एग्जाम्पल तुम खुद ही बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्या बोल रहा है, शुड बी केयरफुली अप्लाइड, ये मेथड को बहुत ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि पैटर्न से मैच ना हो जाए, ठीक है। मोर देन वन स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी कंसिडर टू मिनिमाइज सच रिस्क। अभी जो रिस्क बताया ना ऊपर, पैटर्न से मैच करने वाला रिस्क, ये रिस्क है, क्योंकि पैटर्न से मैच कर गया तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये कह रहा है काम करो, एक से ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, स्टार्टिंग पॉइंट 2 ले लो, ठीक है। अब 2 लेने में क्या होगा, जैसे मैंने 2 ले लिए 7 और 12, अब क्या करूं, 7 और 12 लेने में एक बार 7 में करूं, 7 के साथ चलूं 7 के हिसाब से, और एक बार 12 के हिसाब से, ठीक है। दोनों में अलग अलग फॉलो करूं, दोनों के अलग अलग इंटरवल होगा। नहीं, ये क्या बोल रहा है कि जैसे देखो मैं तुम्हें यहां बताता हूं, एक बार 7 लिया, ठीक है, एक बार 12 लिया, एक बिल 7 का, एक बिल 12 का। अब एक 27 ले लो, 20 एक 52 ले लो, एक 67 ले लो, एक 92 ले लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों के आधे चले जाएंगे, है ना, आधे चले गए ना दोनों के। तो ये कह रहा है एक से ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। हाँ, कैसे भी यूज़ करो, तुम्हें जितने सैंपल चाहिए बस वो सैंपल ले लो, इससे पैटर्न अवॉइड हो जाएगा, ये ऐसे कहना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आती है इसकी लाइन? तो इसने एक रिस्क बताया उनको, पैटर्न वाला रिस्क, ठीक। अब पर्सनल बायस क्या है यहाँ पर, 2 चीज़ हमेशा आती है। पर्सनल बायस क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर्सनल बायस है ना, जिसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग ऐसे पढ़ो चीज़ों को तो तुम लिख पाओगे वहाँ एग्जाम में, ठीक है। 2 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं अपन हर सैम्पलिंग के अंदर। पहले मैंने सिस्टमेटिक को समझा, सिस्टमेटिक होता क्या है, वहाँ पर इंटरवल वगैरह निकाला जाता है, फिर ऐसे सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, ये पढ़ा। फिर उसमें पर्सनल बायस के बारे में क्या बात पड़ी कि पर्सनल बायस कब आता है, स्टार्टिंग पॉइंट में आता है, उसको कैसे हटाया जाए, हैज़ार्ड और रैंडम से हटाया जाए, रैंडम नंबर जनरेटर से हटाया जाए, है ना। चलो ठीक है, फिर पैटर्न की बात आई क्या। हाँ, हो सकता है हमारा सिलेक्शन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, हमारा जो सिलेक्शन है वो करेस्पॉन्ड हो जाए किसके, पॉपुलेशन के अंदर जो पैटर्न चल रहा है उसके करेस्पॉन्ड हो जाए, पॉपुलेशन के पैटर्न के। तो ये पैटर्न को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए रिस्क को, तुम क्या कर सकते हो, एक से ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तक बात समझ में आएगी, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल बायर्स थ्रू स्टार्टिंग पॉइंट द मल्टीपल रैंडम्स, कुछ काम की बात है, खत्म। अब पहले हवादार पे आ जाते, हाँ मैं ख़त्म कर लो यार इसको तो,
26 सर पढ़ा रहे ना अभी वहाँ पर। हाँ तब तक पढ़ लो। अब हैफाजार्ड पढ़ ले, लाइन रीड कर दूँ बस, समझते हो हैफाजार्ड क्या होता है। नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज द ओल्ड, नो स्ट्रक्चर टेक्निक, स्ट्रक्चर टेक्निक है ही नहीं, कह रहे हो ना कैसे भी उठा रहे तो कोई स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं हुई। द ऑर्डर वुड नॉनदलेस अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस, ध्यान सुन लो सारे बच्चे, स्ट्रक्चर टेक्निक नहीं है। द ऑर्डर वुड हाउएवर, द ऑर्डर वुड हाउएवर अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस, सही है ना। कॉन्शियस बायस अवॉइड करना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें कोई भी काम कॉन्शियसली नहीं करना, ठीक है। जैसे अभी मैंने बिल ले ली है, बिल पढ़े, तो मैं ऐसे ही बात करते करते मैं और क्या कर रहा है, ऐसा करके ऐसा और बढ़िया है कि सब ऐसा, सब कॉन्शियसली निकाल रहा हूँ। कॉन्शियस बायस को अवॉइड करना है। सेलेक्ट करने के पीछे कोई रीजन तुम्हारे दिमाग में आ ना जाए, एक बिल आया और यार ये इसका तो लूंगा ही, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे निकाले जा रहे, भले तुम बातें करो, क्योंकि ये काम तुम्हें कॉन्शियसली करना भी नहीं है, ठीक। तुम्हें तो बस बिल निकालते रहना है, बातें करके निकालो, कैसे भी निकालो, इधर उधर ध्यान दे के निकालो, कैसे भी, ठीक। आ जाओ। और प्रेडिक्टेबिलिटी, कोई कॉन्शियस बायस को भी नहीं रखना, अवॉइड करना है। तो ये कह रहा है नो स्ट्रक्चर टेक्निक इज यूज, कोई स्ट्रक्चर टेक्निक यूज नहीं करते। और ऑर्डर क्या अवॉइड करे, कॉन्शियस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी, इसको अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल अवॉइडिंग, इसको भी टिक लगा लो, डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम, इसको भी टिक लगा लेना। पागल हो गया, चलो कैसा दिमाग है। चल, डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम, डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम मतलब मेरे को आइटम लेने में डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। अरे यार उनसे कौन बिल लेने जाए, रहने दे, नहीं लेते। मतलब ऐसे कोई बिल, आज इनवॉइस है 1000 में से 800 यहाँ पर है, 200 दूसरे जगह से मेरे को लेना है मान लो, तो मैं सोच रहा हूँ यार कौन ले, उससे रहने दो, 800 में से ले लो, सैंपल खत्म करो ना बात। अगर मैंने ऐसा कर लिया, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को क्लाइंट ने 800 दिए, बोला 200 इस वाले डिपार्टमेंट से ले लो, दे देगा आपको, तो मेरे दिमाग में सोचा, मैंने खोल ले यार 800 में से ले लेता हूँ, 100 तो सैंपल लेने, 800 में से ले लेता हूँ, खत्म करो, ठीक है। डिफिकल्ट टू लोकेट आइटम को छोड़ दिया मैंने, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, ये बात क्लाइंट को पता पड़ गई, तो क्लाइंट बोलेगा सारे फ्रॉड वाले बिल वहीं भेजो, है ना। और ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और लास्ट एंट्री ऑन अ पेज। जैसे बीकॉम का चेकर, मतलब बच्चे के दिमाग में ऐसा है, बच्चे के दिमाग में कि उसका चेक करने का, बीकॉम वाले का चेक करने का पैटर्न होता है, वो पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ता है, बीच में कुछ भी लिख दो भले, ठीक है। तो फिर अगर ये बात बच्चे को पता पड़ गई और ये सही में पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर का पैटर्न, चेकर कौन है, ऑर्डर यानी कि अपना चेकर, उसका पैटर्न बच्चा कौन है, क्लाइंट, उसको पता पड़ गया कि पहली और आखिरी बिल तो चेक करता ही करता है, ठीक है। तो पहले और आखिरी में ध्यान रखेगा, वहां कोई तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अभी अपन फ्रॉड की बात कर रहे हैं इंटेंशनली वाली चीज की, अनइंटेंशनल एरर तो कहीं भी हो सकता है ना, ठीक। या वो हमेशा ऐसे कर रहा है कि यार उसके दिमाग में ये बात आई कि पहले और आखिरी में तो फ्रॉड कभी करेगा ही नहीं, पहला और आखिरी बिल कभी गलत नहीं मिलेगा, ऑर्डर के दिमाग में ये बात आ गई, और पहले और आखिरी को क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। या तो वो पहले आखिरी को चूज कर रहा है, ठीक है, या वो पहले आखिरी को क्या कर रहा है, अवॉइड, और लिखा हुआ है चूजिंग और अवॉइडिंग, क्या, द फर्स्ट और लास्ट एंट्री ऑन अ पेज, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। बढ़ो आगे, इससे समझ में आ रही बात, ठीक है। टू एंश्योर दैट ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन है। अब देखो ऐसा तुम लोग करोगे, पहले और आखिरी को अवॉइड करोगे, तो फिर पहले आखिरी के चांस क्या हो गए, अवॉइड करोगे तो 0 हो गए, और हमेशा सेलेक्ट करोगे तो 100% हो गए, है ना। तो ये कह रहा है टू एंश्योर दैट ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, हैजार्ड सिलेक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग, सिंपल बात है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से मिलता ही नहीं है हैजार्ड, ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक टेक्निक यूज करने की बात करता है, टेक्निक यूज करो, जिसके ये बोलता ही नहीं, मना ही कर देता है, ठीक। हैजार्ड सैम्पलिंग हैज नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डज नॉट इन्वॉल्व जजमेंट, सही बात है, एंड डज नॉट इवन यूज द, जजमेंट भी नहीं है, अच्छी बात, लेकिन रैंडम नंबर टेबल भी यूज नहीं करता, खराब बात,
ठीक है, अच्छी बात और खराब बात के बीच में लाई कर रहा है अपना हैवाजार्ड, ठीक है, बोला मत करो यूज, हटाओ, तो अपन हैवाजार्ड ज्यादा यूज करते भी नहीं। हैवाजार्ड समझ गए अच्छे से, फर्क समझ में आया ना, रैंडम में और हैवाजार्ड में क्या फर्क है? हाँ, इधर सबूत होता है, ब्लॉक सैम्पलिंग, इधर सबूत नहीं होता, उधर सबूत होता है। चलो ब्लॉक सैम्पलिंग की बात कर। अभी ब्लॉक सैम्पलिंग में क्या होता है, हमारा ऑडिटर ऐसे बोलेगा, यार जैसे मेरे को एक काम करता हूँ, हर महीने के बिल है ना, जनवरी से अप्रैल से लेके मार्च तक के, तो एक काम करता हूँ, हर महीने के बिल में से शुरू के 20-20 ले लेता हूँ, या बीच के 20 ले लेता हूँ, या आखिरी के 20 ले लेता हूँ हर महीने में। तो जब वो ऐसे डिसाइड करता है कि एक पूरा ब्लॉक उठा लेता हूँ, तो उसे ब्लॉक सैम्पलिंग बोल। समझ गए ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है? पक्का? या हर महीने में से शुरू के 20 ले लेता हूँ, तो हर महीने में से शुरू के 20-20 बिल उठा रहे, ब्लॉक में उठा रहे, ब्लॉक में उठेगी चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब ब्लॉक क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस के सारे वेरिएंट यूज करेगा, ठीक है। अब एक ही बच रहा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोले तो वेरी क्लोज और कनेक्टेड, जो कनेक्टेड हो, यानी कि पहले 20 बिल सब कनेक्टेड ना आपस में, अगले महीने के पहले 20 बिल, फिर उसके बाद के महीने के पहले 20 बिल, फिर उसके बाद के महीने के पहले 20 बिल। तुम्हारी मर्जी, उठेगा तो ब्लॉक में उठेगा, खत्म हो गई बात। सर ऐसे कर सकता हूं, अप्रैल के पहले ही उठा लूं 20, अप्रैल मई के बीच वाले 20 उठा लूं, मई जून के आखिरी वाले 20, ऐसे कर लूं, तुम्हारी मर्जी, ब्लॉक में उठेगी चीजें, खत्म हो गई बात। सर एक काम करूं, मुझे सारे बिल में से 200 चाहिए, तो बीच के 200 उठा लूं, सेंटर के 200, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। उठेंगे तो ब्लॉक में, तो बीच में से 200 ले लोगे या 20-20 हर जगह से लोगे, तो कौन सा ज्यादा बढ़िया है? 20-20 हर जगह से लो। अरे पूरे 200 एक जगह से ले रहे हो, है तो भी ब्लॉक सैम्पलिंग, यानी कि ब्लॉक ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है। इसलिए देखो क्या लिखता है, कितना समझदार है, देखो ब्लॉक के बाद ब्रैकेट में ऐसे लिखा ना, अरे कोई 200 बीच में से उठा ले तो ब्लॉक हुआ, और कोई 20 भी उठाए तो ये ब्लॉक्स हुए। समझ में आती है बात? हर चीज के पीछे रीजन है, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर जो लिखा है इसने, अल्फाबेट, सबके पीछे रीजन है, ऐसे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। समझे बात को? हाँ, या तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने के शुरू के 20 बिल ले लूंगा, तो अप्रैल के शुरू के 20 ले लिए, मई के शुरू के 20 ले लिए, जून के शुरू के 20 ले लिए, कैसे भी लो भाई। अरे एक अप्रैल का हुआ, एक मई का ब्लॉक हुआ, एक जून का हुआ, मैं अगर सारे बिल में से 20 में से 200 बिल उठा लेता तो एक ही ब्लॉक कहलाता। समझे बेटा? कंफर्म? और 20-20 करके ब्लॉक लूंगा तो कितने सारे ब्लॉक हो गए? 12 ब्लॉक हो गए। हाँ हाँ, एक महीने लेंगे क्या अपन? इतना तो अपन भी समझदार है। हाँ ठीक है, हाँ ये भी चलेगा ना, हाँ हाँ चलेगा ना, तो ये भी तो ब्लॉक ही हुए, ब्लॉक्स हुए। हाँ ये समझ में आता है वर्ड सिलेक्शन ऑफ अ ब्लॉक और ब्लॉक्स? क्या नहीं आएगा? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, खत्म नहीं हुआ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनो तो सही अभी। ऑफ कंटिन्यूअस आइटम फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ऑर्डिनरी बी यूज इन, यूज तो नहीं करते इसको। क्यों नहीं यूज नहीं करते? क्योंकि तुम ही बोल सोचो कि एक चीज तो मैं ये बताऊंगा, दूसरी में इसकी लाइन बताऊंगा, ये अलग है, मैं अलग बोल रहा हूँ। इसको मैं यूज करूंगा, तुम्हें क्या लगता है सारे फ्रॉड के बिल एक साथ रखेगा? हाँ सारे फ्रॉड एक साथ कर लूं? अरे आज अगर तुम्हें 6 पॉइंट लिखने हैं 6 नंबर के लिए, और तुम्हें आधे 4 है, हाँ तो तुम लोग चारों सही एक साथ लिखकर फिर 2 गलत ऐसे अलग लिखोगे? जनरली बच्चे क्या बीच में फिट करने की कोशिश करता है, जनरली ऐसा, मतलब बता रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या सारे फ्रॉड एक साथ कर देगा? मतलब पहला बिल हाथ में आते ही फ्रॉड का, लाइन से पूरा फ्रॉड पता पड़ गया उसका? नहीं, बंटवारा करेगा ना वो, पहले यहाँ इस महीने में, फिर थोड़ा इस 1-2 महीने छोड़कर इस वाले महीने में, वो तो अगले महीने भी नहीं करेगा, बचने के लिए, सेफ साइड चलने के लिए। समझते हो ना बात? तो बेटा एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि सारे फ्रॉड एक साथ नहीं होते। दूसरी बात, जब कोई भी चीज़ एक साथ होती है ना, तो जनरली वो मिलते जुलते बिल कहलाते, और जो अलग थोड़े टाइम वाले बाद के बिल होते हैं तो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्क पड़ जाता है। यानी ये कह रहा है शुरू वाले होमोजीनियस होते, साथ वाले होमोजीनियस होते, अलग वाले हेट्रो होते। तो अगर हेट्रो है तो तुम अलग अलग में से लो, ठीक है, तो हर कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो जाएगा। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ
साथ वाले बिल को इसने कहा है, साथ वाले बिल में कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते होंगे, मिलते जुलते, ठीक है, होमोजीनियस टाइप, और अलग वाले हेट्रोजीनियस। जैसे ऑफ सीजन वाले सब एक जैसे नेचर के बिल, सीजन वाले सब एक जैसे नेचर के बिल। समझ में आ रहा है? सीजन में फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऐसे कह रहा है कि ये हम यूज़ नहीं करते, ये यूज़ ही नहीं करते अपन ब्लॉक सैम्पलिंग। क्यों नहीं करते? बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर्ड सच दैट आइटम इन अ सीक्वेंस कैन बी एक्सेप्टेड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये माना जाता है कि आसपास के आइटम में एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे तुम जितने बच्चे यहाँ बैठे हो ग्रुप बना के आते हो, तुम लोग ग्रुप बना के आते हो, मतलब साथ में फ्रेंड होते हो, और फ्रेंड किसको बनाते हो अपन? जो अपने से मिल रहा हो, अपने जैसे नेचर का हो, ठीक है। मान लो मैं कंजूस हूँ तो महाकंजूस एक और ढूंढूंगा मेरे जैसा कि भाई अपन साथ में रहे, क्योंकि खर्चने वाला कंजूस कभी साथ में रह ही नहीं पाएगा, इरिटेट हो जाएगा। खर्चने वाला छोड़, खर्चने वाला क्या हो जाएगा? इरिटेट हो जाएगा उसके साथ रहे, ठीक है। सच्चे झूठा, एक पक्का झूठा, एक नंबर का झूठा है, झूठ ही झूठ बोलता है, सच्चा उसका दोस्त है, तो साथ रह ही नहीं पाएंगे। और सच्चे को पसंद ही नहीं आएगा कि ये झूठ बोल रहा है, तो बिल्कुल ही बेकार है यार, हर बात पे झूठ बोलता है। वो बोला तो सही तो बोल कभी यार, साला मैं जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला तेरे से, ठीक है। तो क्या होता है, अब तुम में सारे बच्चे कैसे बैठे? सिमिलर नेचर के हिसाब से, लेकिन तुम्हारे जो दूर बैठे बच्चे हुए, तुमसे दूर जो बैठे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर कर जाता है। समझे बात को? बिकॉज मोस्ट पॉपुलेशन आर स्ट्रक्चर सच दैट आइटम इन अ सीक्वेंस में जो आइटम होते हैं सीक्वेंस में कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव सिमिलर, अपन ये एक्सपेक्ट करते हो सब एक जैसे होंगे, टू ईच अदर, बट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आइटम एल्सवेयर इन द पॉपुलेशन। मगर एल्सवेयर की आइटम जो है, एल्सवेयर आइटम मतलब दूर जो आइटम है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से अपन डिफर कर रहे हैं। यानी कि सीक्वेंस वाइज मत उठाओ बिल को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते होंगे, थोड़े यहाँ से उठाए तो थोड़े यहाँ से भी उठाओ, उसमें डिफर होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ब्लॉक सैम्पलिंग को यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ये मना करता है एक तरीके से, तुम समझो ICAI मना कर रहा है कि साथ वाली चीज़ों को मत उठाया करो, ठीक है। फ्रॉड मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे उसमें, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं जनरली। तो जनरली तुम्हें प्रेफर ये कर रहा है कि ये मत उठाया करो, तभी वो कह रहा है ये कम यूज़ होने वाली चीज़ें, मतलब यूज़ नहीं करते अपन ऑर्डिनरी वर्ड लिखा है, कैन नॉट ऑर्डिनरी बी यूज, ऑर्डिनरी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कंडीशन के हिसाब से ये यूज़ करना सही है तो करो, कोई मना नहीं है। समझ में आ रहा है? फर्दर इज द क्लाइंट हैज आइडिया ऑफ द ब्लॉक सिलेक्शन पैटर्न, वापस आएगा पैटर्न, then material misstatement and deviation can be easily overlooked by management's practice of recording them। तो मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग का ऐसा पैटर्न निकालेगा कि ले ढूंढ के बता दूं, उसको पता है ब्लॉक सेलेक्ट करता है और ये हर महीने के पहले 20 सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो वो ऐसे फ्रॉड को बांटेगा, रिकॉर्ड ही ऐसे करेगा कि तुम पकड़ ही नहीं पाओगे बिल्कुल, उसको पता है ये बिल तक तो पहुंचेगा ही नहीं बंदा, ठीक है। क्लॉज सिमिलरिटी है इसके अंदर, ब्लॉक सैम्पलिंग के अंदर, और क्लॉज सिमिलरिटी है ना, कोई मेथड ही है फॉलो करने का इसमें। कोई से 20 मतलब ऐसे बिल उठा रहे हो, कोई से भी एक ब्लॉक में उठा लिया, कोई सा भी चेक करने बैठ गए। कॉन्सिक्वेंटली इसी वजह से ये क्या है? सिंपल और इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये भी सिंपल इकोनॉमी है ना। अरे नॉन स्टैटिस्टिकल में क्या होता है? तुम्हारे दिमाग से होता है सारा काम, है ना। तो नॉन स्टैटिस्टिकल भी सिंपल है और इकोनॉमी है, और ये मेथड इससे मिलता जुलता है, सिमिलरिटी है इन दोनों के बीच में, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलता है कॉन्सिक्वेंटली। इसी वजह से कॉन्सिक्वेंटली इट हैज़ अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ गए? तो ये मेथड नॉन से मिलता है, और नॉन से मिलने की वजह से नॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक। रिस्क ऑफ बायस एंड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ पैटर्न आ गया, बायस पैटर्न हर जगह आएगा। ऑफ सिलेक्शन विच मे बी नोटेड बाय द ऑडिटर्स, नोट कर लेगा बिल कैसे उठा रहा है, ठीक है, और क्यों उठा रहा है। बायस भी आ गया, पैटर्न भी आ गया, ठीक है। ये था ब्लॉक सैम्पलिंग। एक मेथड रह गया बस लास्ट, वो पढ़ेंगे कल, और पूरी कोशिश करेंगे कल इसको खत्म करने की। आज के लिए इतने बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगलमय।